वो असल में ना होमोसेक्सुअल करता था, आप बदफेली करवाता था। बदफेली करवाता था वो आपसे? जी, वो उसके साथ दो बंदे और थे, लड़के थे जो उसने बुलाए हुए थे पहले से। ठीक है। तो वो जब मैं गया उधर तो मैंने उनको देखा, तो वो इस तरह के काम जो है ना वो करवाते थे, तो मुझे भी इस काम के लिए उन्होंने फोर्स किया। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि वो शख्स जो है वो बदफेली करवाने के लिए आपको अपने पास बुलाता था, जी, ठीक है, और ये सारा सिलसिला कितने अरसे से जारी है? तकरीबन ये जब मेरी जॉब स्टार्ट थी तब का बताया आपको। स्टार्ट में आपके पीछे पड़ गया था? ये स्टार्ट में पीछे पड़ गया जी था। ठीक हो गया, में आपके ये पीछे पड़ गया था। तो अभी जब आप अपने घर वालों के सामने, कैसे, मैं तो हैरान हूं, कैसे करते हैं आप? मैं तो घर वालों के सामने नहीं जा रहा, मैं तो रहता ही आगे पीछे रह रहा हूँ। मेरा जमीर ही नहीं इजाजत दे रहा कि मैं कैसे उनको फेस करूं, क्योंकि बिल्कुल। पूरा जो घर है वो सारा डिपेंड है मुझ पे, मेरी उस कमाई पे। तो मैं अब क्या उनको बताऊं कि मैं मेरा उधर क्या सिलसिला है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली। अब इस गुफ्तगू का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। अब से चंद दिन पहले हमने एक स्टोरी की, गुजरात से हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ है न्यूज़ के, सईद अहमद साहब। वो बड़ी देर की एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। वो एक तहलका खेज़ किस्म की स्टोरी लेकर आए कि कैसे वहाँ पर एक शख्स पकड़ा गया पुलिस की जानिब से, जो इस एक अस्पताल है गुजरात का सरकारी, वहाँ का लैब टेक्नीशियन था इमरान भट्ट। कैसे उसका मोबाइल स्कैन किया जाता है पुलिस की जानिब से, उसमें सैकड़ों हज़ारों फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकलती हैं उन बच्चियों की जो वहाँ पर काम कर रही थी, और कैसे उनको ब्लैकमेल करके वो अपने जिस्मानी लज्जत के मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करता था। बच्चे, उसकी लड़के की ज़मानत होगी, घर से भागा हुआ है, अस्पताल कहता है हमने सस्पेंड कर दिया हुआ है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। कहानी खत्म होने के बाद जनाब डॉक्टर्स, वहाँ के डॉक्टर सऊद साहब हैं वाईडीए के, मुझे पता चला लाहौर वाईडीए ने मुझे बताया कि किसी ज़माने में वाईडीए के थे, उन्होंने उल्टा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बाकी जो पैरामेडिकल और पैरामेडिक्स हैं उनको सबको बिठाकर, और वहाँ के लोकल सहाफ़ियों से भी लगवाना स्टार्ट कर दिया। जी फेक स्टोरी थी, फेक स्टोरी थी, ये था वो था, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, स्टोरी फेक थी या नहीं थी उसके सबूत तो इनक्रेडिबल किस्म के मौजूद है और सारी दुनिया को पता है। वही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर सऊद साहब की, उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लें गुजरात के अवाम के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी किस हद तक क्रेडिबल थी और किस हद तक लोग इस एक स्पेसिफिक शख्स को लेकर रियलिटी जानते हैं। अब कहानी यहाँ पर खुलती ये थी कि जनाब इस लड़के को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, कौन है जो इसको बेशरम आदमी को, इमरान को प्रोटेक्ट किए बैठा है। तो मुबैना तौर के ऊपर हमारे पास कुछ मजीद शवाहिद आते हैं, कुछ लोग स्टेप अप करते हैं। वो इस शर्त के ऊपर हमें इंटरव्यू देते हैं कि जनाब अगर आप हमारी नाम और आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर आसिफ जो वहाँ के डीएमएस हैं उस सरकारी अस्पताल के, वो खुद इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व कैसे निकलते हैं। कॉज उनके घर की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो इमरान भट्ट के निकली मोबाइल फ़ोन से, और उसमें बरहना जो लड़के हैं और जो लड़के जो कौम लूत वाली हरकत करते हुए उस बीमारी में मुब्तला लड़के जो हैं, उनकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हम तक पहुँची। हमने जनाब वो फ़ोटोज़ देखी तो सर पकड़ कर बैठ गए। अब जनाब वो कहानी आगे चलती है तो इस बच्चे की आपने सुन ली कॉन्वर्सेशन। ये बच्चा भी लैब टेक्नीशियन है उसी अस्पताल का। वो ये कहता है कि जनाब ये बड़े गरीब घर का बच्चा है, लैब टेक्नीशियन है, इमरान भट्ट की ही तरह लैब टेक्नीशियन है। ये उस अस्पताल में सरकारी मुलाजिम है और साथ साथ पढ़ता भी है, और अपने वालिदैन का ख़र्चा और अपने बीवी बच्चों का ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त करता है। ये कहता ये है कि जनाब जो डॉक्टर आसिफ साहब हैं मुबैना तौर के ऊपर जो डीएमएस हैं उस अस्पताल के, वो अपना असर और रसूख सीट का इस्तेमाल करके इन बच्चों को घर पे बुलाते हैं और घर पे बुलाकर उनसे वो कौम लूत वाली हरकत करवाते हैं। करते नहीं हैं, करवाते हैं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की गलाजत के ऊपर काम करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि जब एक स्टोरी को छुपाने की कोशिश की जाए, यही अगर अस्पताल की इंतजामिया स्टेप अप करती, कहती है हमने इमरान को फारिग कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है, हम उसको पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, और तो फिर आई थिंक हमें भी उसके बाद हमको तो यार चलो ठीक है यार, जॉब इज़ डन, अब आगे पुलिस जाने एंड एवरीथिंग। लेकिन ये उल्टा डिफेंड करने आ गए हैं तो हमें उस स्टोरी को मजीद एक्सपोज करना पड़ रहा है, मजीद खोलना पड़ रहा है उसमें आके। अब जनाब ये साहब जो हैं, इनके घर में यहाँ पर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली या जो मज़ीद इंकशाफ चौंका देने वाला है वो ये है कि जनाब जब डॉक्टर आसिफ साहब डीएमएस साहब जो हैं, जब उनके घर की फ़ोटोज़ देखें तो उसमें एक नहीं, उसमें 3 लड़के हैं। उसमें इस गलाजत के, इस सारे गंद के होते हुए वहाँ पर एक नहीं 3 लड़के हैं। और ये लड़का, ये बच्चा जो है जिसने हमें इंटरव्यू दिया है, ये भी बता रहा है कि जनाब वहाँ पर 2 लड़के मेरे से पहले मौजूद थे और एक लड़का ये खुद है जिससे ये काम करवाया गया कौम लूत वाला, डॉक्टर मुबैना तौर पर डॉक्टर आसिफ साहब जो डीएमएस है उनकी जानिब से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा एक तो
असर रसूख इस्तेमाल हुआ कि इसको ब्लैकमेल किया गया, हबक दबक से बुला लिया गया। सेकेंडली इसने एक जगह पर यह भी हमें बताया कि जनाब जो मुझे जब जूस पिलाया गया तो उस जूस के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा, पहली दफ़ा मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। और वो जो फुटेजेस हैं मैं अभी से दिखा नहीं सकता, मेरे पास वो सब कुछ मौजूद है, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। वो तो वो अगर आप फुटेजेस भी देख लें तो उसमें इसकी स्माइल और ये लग रहा है कि ड्रग्ड या ड्रंक है या इसको कि नशा करवाया गया है, और ये बरहना बिल्कुल खड़ा हुआ है और ये हंस रहा है और अजीब से तरीके से हंस रहा है। और जिस तरह के फ़ोटोज़ बनवा रहा है वैसे कोई भी मुसलमान, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो फ़ोटोज़ नहीं बनवा सकता। और इसके साथ और लड़के भी हैं अजीब से पोस्चर्स के अंदर, इंतहाई गैर अखलाकी पोस्चर्स के अंदर, पोजीशंस के अंदर बेड में लेटे हुए इसकी फ़ोटोज़ हैं। वहीं से ये स्टोरी खुलती खुलती आगे गई। ये लड़के ने हमें जब कॉन्टेक्ट किया उसने कहा यार मुझे ब्लैकमेल ज़रूर किया गया डीएमएस की जानिब से, लेकिन मेरा लड़कियों वाले स्कैंडल से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा इस हद तक ज़रूर लेना देना है कि मैं कौम लूत वाली जो वो घटिया हरकत है वो डीएमएस मेरे से करवाते रहे हैं, मैं उसका विक्टिम हूँ कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता था भाई कि मैं नौकरी तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। तो मैं उस ब्लैकमेलिंग में उल्टा विक्टिम बनता हूँ, मैं मुतासरा शख्स हूँ डॉक्टर आसिफ साहब का जो डीएमएस है मुबैना तौर के ऊपर, उनका विक्टिम बनता हूँ कि उन्होंने मेरे से ये हरकतें अपने साथ ज़बरदस्ती करवाई हैं। अब यहाँ पर थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट एक और है, वो पॉइंट ये है कि एक आप नशा करवा के लोगों को उनको जब सेंसेस में नहीं होते उनसे उनको इस्तेमाल करते हो। नंबर 2, आपके घर में जो एक इस बच्चे के बकौल जो ये बयान दे रहा है कि जी मेरे वहाँ पर 2-3 लड़के, पहले भी 2 लड़के मौजूद थे, तीसरा मैं था। इसका मतलब है कि प्रॉपर मुनज़्ज़म ग्रो है यूरोप और अमेरिका की तर्ज के ऊपर। यहाँ पर जिनसी लज्जत और ये वो हम जिन्स परस्ती के लिए यहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म ग्रो बनाए गए हैं गुजरात के अंदर, जहाँ की आवाम बड़े गयूर हैं, जहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ बड़े काबिल बिजनेसमैन और सियासतदान हैं। उस सिटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सो रही थी। नंबर 2, ये बच्चा ब्लेटेंटली एक चीज़ कह रहा है कि पूरे अस्पताल की इंतज़ामिया को पता है कि डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं इनमें ये तमाम हरकत मौजूद हैं। तो फिर भी अगर पूरे दफ्तर को पता है, तो पूरे ऑफिस को पता है, जहाँ पर पूरे अस्पताल को पता है, तो फिर भी ये साहब वहाँ पर इतनी की पोजीशन पे काम कैसे कर रहे हैं? ये चंद सवालात हैं। अब इनके आगे चलिए, हमें मज़ीद लोगों ने रब्ता किया, मज़ीद लोगों ने रब्ता किया कि यार हमारे साथ भी ज़्यादती हुई है, बच्चियाँ भी हैं उसमें मर्द हज़रात भी हैं कि हमारे साथ भी इस अस्पताल में काम करते हुए ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे साथ भी बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन हम कैमरे के सामने तब तक नहीं आ सकते कि जब तक डॉक्टर आसिफ साहब डीएमएस हैं इस अस्पताल के। वो हमें नौकरियों से निकाल देंगे, वो हमें विक्टिमाइज़ करेंगे, हमें वो ऑब्वियसली फिर अगर आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो हमें विक्टिमाइज़ करेंगे और हमारा करियर, हमारी नौकरियाँ, हमारा रोज़गार ख़तरे में पड़ सकता है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब बेचारों ने तो क्या करना है, डिप्टी कमिश्नर साहब के तो साथ मैंने सुना है कि कोई 10-15 दिन पहले डीएम इसी अस्पताल में गए हैं, जो गुजरात का एक अस्पताल है टीचिंग, वहाँ पर जनाब तशरीफ़ लेकर गए हैं डीसी साहब। तो वहाँ इनके खिलाफ भी कोई कैंपेन चलवा दी गई है डॉक्टर्स और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जानिब से, शायद उन्होंने भी जाकर वहाँ पर कोई सवालात पूछने की जसारत कर ली है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब तो मुझे लगता है इसमें बेबस हैं। सेकेंडली, हम इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है पंजाब के, मुझसे भी राब्ते में हैं और ये सारी डिटेल्स जो हैं ये उन तक पहुँचाएँगे और फर्दर इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। मैं भलपन आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर ये इमरान को फारिग कर देते, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुद्दई खुद अस्पताल बन जाता है, एमएस बन जाता, तो हमारे मुंह बंद हो जाते ना। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, जो हमारा मकसद था वो हल हो गया, एक दरिंदा था उसको अस्पताल से निकाल दिया गया। जब आप लोगों ने हमारे खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट कर दी और उल्टा हमारे रिपोर्टर्स को धमकियां दिलवाना स्टार्ट कर दी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो भाई कानूनी कार्रवाई का तो हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम वो गलाजत टीवी की स्क्रीन पर और डिजिटल मीडिया पर फेंक नहीं सकते जो हमें सबूत सारे मिले हैं आपके स्टाफ के और आपके डीएमएस के एंड एवरीथिंग। तो आप काम कीजिए ना कि आप अदालत में बुलाइए हमें, हम अदालत में आएँ, हम वहाँ पर आके सारा कुछ स्क्रीन में चलवाएँ और वहाँ पर दिखाएं अदालत के अंदर जजेस को और बाकी दुनिया को कि कैसे आपका वहाँ पर गलाजत हो रही है और आप लोग इसको कैसे प्रोटेक्शन देते रहें। लिहाजा हम इंतज़ार में हैं कि जनाब आप हमें बुलाइए, बट एट द सेम टाइम किसी भी जर्नलिस्ट को थ्रेटन करना, जो आप पहले कर चुके हैं, तमाम इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो पहले थ्रेटन भी कर चुके हैं, पैसों की ऑफर्स भी कर चुके हैं, आप जितना करेंगे आप अपना केस मजीद ख़राब करेंगे। सहाफ़ी का काम आपका इवन सहाफ़ी तो अपने आप को नहीं बख्शते यार, हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई गंदा बंदा निकलता है, सबसे पहले हम उसके खिलाफ ट्वीट करते हैं, सबसे पहले हम उसके खिलाफ खबर चलाते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हम इस स्टोरी को दबा देते, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि स्टोरी के ऊपर कोई सेटलमेंट हो जाती। हाँ, सेटलमेंट ज़रूर हो सकती थी कि आप तमाम वो लोग जिसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ाएँ हो जाती, पहले वीलॉग के बाद, पहले खबर चलने के बाद उनको सजाएं हो जाती तो कहानी खत्म हो जाती। लेकिन आप लोगों ने मजीद उसको प्रोपोगेट किया, आप एक डीएमएस को बचाते हुए, पता नहीं किसको बचाते हुए, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जो पैरामेडिक्स हैं वो सारे आकर मीडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी देखें इसमें चंद लोग हैं और वो जो चंद लोग हैं उन्होंने वो मिली भगत से किया। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम बहनों बेटियों वाले हैं, डॉक्टर सऊद साहब मेरे भाई हैं, डॉक्टर्स तमाम जो
बहुत अच्छा ताल्लुक है डॉक्टर्स के साथ, वाईडीए के स्पेशली डॉक्टर्स के साथ। मैं तो इनकी हम आवाज़ तब भी खड़ा हुआ था कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा थी तो उनके खिलाफ वाईडीए के साथ खड़ा हुआ था। सो ऐसा मत कीजिए, आपको इस्तेमाल किया गया और आपको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं। अब मुझे उम्मीद ये है कि इसमें महकमा हेल्थ इंक्वायरी करेगा, क्योंकि इस अस्पताल की स्टोरीज बहुत पुरानी भी रिपोर्ट हो रही है। मैंने कुछ रिपोर्ट की है, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक बच्ची थी 2019 के अंदर, उसके लिए एक इंक्वायरी होल्ड की गई थी डिप्टी कमिश्नर गुजरात की जानिब से। जो नर्सिंग जो स्कूल है उसमें फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और वो प्रेग्नेंट मुबैना तौर के ऊपर, उसके ऊपर प्रेगनेंसी का इल्ज़ाम किसके ऊपर था? वहाँ का चौकीदार था नर्सिंग स्कूल का, जिसका नाम भी बदकिस्मती से मोहम्मद आसिफ था। तो एक चौकीदार की वजह से जब एक नर्सिंग स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और वो बिस्तर मर्ग पे जा पहुंचे कि उसका इलाज अस्पताल को करना पड़े, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुजरात को 2019 में इंक्वायरी करवानी पड़े, तो बहुत सारी स्टोरीज इस तरह की हैं कि मैं भी उन डिटेल्स में नहीं लेके आ रहा सामने। पर्पस अस्पताल को बदनाम करना नहीं है, पर्पस आपकी गलाजत इंतज़ामिया की और वहाँ पर छुपे हुए जो भेड़िए हैं उनको बेनकाब करना है। मैं फिर से एक एंड में एक बार फिर से बता दूं कि इस सारे गलाजत की डिटेल्स डिप्टी कमिश्नर गुजरात तक पहुँच चुकी है, मैंने खुद पहुँचाई है। मेरे कुछ वहाँ पर जानने वाले उनके दफ्तर में काम करते हैं अच्छी पोस्ट पे, उनके वाया मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब तक पहुँचा दी है। डिप्टी कमिश्नर साहब, क्या ही अच्छा हो कि आप यहाँ पर इंसाफ का तराजू पकड़िए और इंसाफ कीजिए, तोल कर इंसाफ कीजिए। इन लोगों के साथ खिलाफ सिर्फ इंक्वायरीज नहीं, इनको मंतकी अंजाम तक इन केसेस को पहुँचाइए, वरना फिर आप ठीक कहेंगे। उसके बाद अगर डॉक्टर सऊद और मेरे बाकी भाई जो हैं ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि अस्पताल बदनाम हो गए। क्योंकि अगर आप अस्पताल में से इतने भेड़िए और इतने दरिंदे निकल आए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो फिर अस्पताल वाकई में बदनाम हो गए। तो जनाब, इट इज़ हाई टाइम कि आप लोग स्टैंड लीजिए हमारे साथ, और इन अपने जो आपके सारे ऊपर अफसरान बैठे हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, इन तमाम लोगों को वहाँ से नौकरियों से फारिग करवाइए और उनको कहिए कि भाई इनके होते हुए यहाँ पर काम नहीं चल सकता। अगर इस तरह के भेड़िए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें अपनी माओ बहनों बेटियों अपनी इज्जतों का भी ख्याल है, हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, एक और चीज़ एंड में आपके गोशगुजार कर दूँ, 2 तारीख को एक नोटिफिकेशन होता है जनाब इसी अस्पताल का, और उस नोटिफिकेशन में तमाम इंटर्नशिप्स वाले, ऑब्जर्वरशिप वाले एंड यूटीडीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है और कहा जाता है इमीडिएटली, अभी के अभी आप तमाम लोगों को यहाँ से फारिग किया जाता है। और ना आगे लिखा जाता है जुमले के अंदर, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन। कि वो बच्ची जो निकली थी, एक स्टोरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आई थी, जिसको ब्लैकमेल किया था इमरान ने, वो भी तो यहीं पर थी। वो भी, और आप बाद में इनकार कर दिया इन लोगों ने कि वो तो यहाँ पर काम ही नहीं करती थी। जनाब, आप सीसीटीवी फुटेजेस निकाली, हम आपको तारीखें देते हैं, वहाँ पर काम करती हुई ना निकले तो हम आपके देनदार माफ़ी मांगेंगे आपसे। और अगर वो बच्ची वहाँ से निकल आए तो फिर आप तमाम लोगों को, उन सीनियर्स को जिनके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिन लोगों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उनको बाहर, उस अस्पताल के बाहर जो मेन रोड गुजरती है उसके ऊपर कान पकड़वा कर आपको वायरल करना चाहिए, उनकी वीडियोस बनाकर खुद कंडेम करना चाहिए, नेम एंड शेम करना चाहिए किस तरह के भेड़िए आपके ऊपर बैठे हुए काम करते रहे और आपको पता ही नहीं चला। ये कुछ स्टोरीज आपके सामने रखी हैं। अगर इसके ऊपर फर्दर लीगल एक्शन नहीं होता, इंक्वायरीज थॉरो नहीं होती, तो आई प्रॉमिस यू और भी बहुत कुछ निकलेगा एंड हम आप तक लेके आएंगे। सईद साहब, आपकी जरूरत को सलाम। वो तमाम सहाफ़ी, प्रेस क्लब के सदूर वहाँ के, और मौजूदा सदर और माजी के सदूर और सेक्रेटरी जो सईद साहब के साथ खड़े हुए, सहाफ़त के साथ खड़े हुए, इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म और आज़ादी इजहार राय के साथ खड़े हुए, आप तमाम लोगों को सलाम। आई डू अंडरस्टैंड, मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझ तक चीज़ें आती रहती हैं डे टू डे, एवरी सिंगल डे मेरे तक डिटेल्स आती रहती हैं कि आप लोगों पर किस हद तक प्रेशर डाला गया। हमारा काम ये है भाइयों, हमें गलाजत को एक्सपोज करना है और एक बेहतर माशरे की तरफ जाना है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में भी गुजारिश की कि 18 साल से कम उम्र बच्चे ये वीलॉग ना देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपके साथ भी किसी भी शहर में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी सरकारी महकमे में कोई इस तरह का जुल्म, जबर, ज़्यादती हुई है तो आपकी आवाज़ बनने को मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।